गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शोएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो चुका होगा या हो रहा होगा या नहीं हुआ होगा या नहीं हो अगर रहा नहीं हुआ होगा। तो कीजिए। यस कोशिश तो हम यही करते हैं ना, बट देखिए हम कैसे मतलब ये भी एक आर्ट होता है ना कि आपका मूड खराब हो, इनफैक्ट आपका दिमाग खराब हो, फिर भी जब आप यहाँ पर बैठे आप ऑनियर आए और यू नो लाइक यू आर हाँ 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 हाँ। ओके, आई मीन इट्स अ गुड थिंग, ये एक आर्ट है और ये होना भी चाहिए कि आप कम से कम खुद जो है वो अगर एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे तो आप अपनी नहीं आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं आप अपनी उस एनर्जी को चैनलाइज करें एंड देन यू नो खुश रहें। हाँ, लेकिन जो आपकी बात थी ना, कभी कभी होता है एक चीज आपकी अगर ठीक नहीं है तो जरूरी नहीं कि बाकी सब चीजें और भी तीन खराब चार हो चीजें जाएं। जब एक साथ खराब हो तो फिर क्या हो बताएं। बाकी साथ तो ना खराब करें ना। फाइन। देखिए, इट्स इक्वली पॉसिबल कि कुछ चीज़ें आपकी नहीं ठीक चल रही होंगी, वो पर्सनल लाइफ में भी हो सकती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती हैं, बट इट डजंट मैटर कि आप, इट डजंट मीन कि आप बाकी सब चीज़ों पर उसका एक इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आने दें। थोड़ा बहुत तो आएगा, लेकिन आपने कैसे उसको मैनेज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपकी जो अपनी स्किल होती है, जो आपकी अपनी एक्सपर्टीज होती है, आपका अपना बाल भी एक्सपीरियंस ऑनियर होता है। मैनेज कर रहे हैं अभी के बाल अच्छे अच्छे से हो इट्स जाए। ओके, मतलब एक कभी इट्स कभी होता है नॉर्मल। कि गुड हेयर डे नहीं होता, गुड स्किन डे नहीं होता और व्हाट्सएवर, मतलब गुड डे आपका नहीं चल रहा होता, दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती, बट हाँ बेहतर ये होता है कि आपने बाकी का दिन जो है वो बहुत अच्छे से गुजारना है और चीज़ों को बेहतर करना है। ये मैं अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ। गुड डे क्यों नहीं होता Fine. वैसे? पता नहीं, हर चीज़ जो है वो थोड़ी नेगेटिव हो रही होती है एंड देन यू नो कभी आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते तो इट्स ओके, हम सब इंसान आई हैं। थिंक इसकी एक वजह ये होती है कि या तो नींद पूरी नहीं होती, या आप वक्त पर नहीं उठे होते, या आपने वक्त पर दिन का आगाज नहीं किया होता। कोई एक चीज ऊपर कुछ नीचे ना हो कुछ चीज जाती ऊपर है, नीचे हो जाती है जिसकी वजह से चीजें। एनी हाउ जी, आज का टॉपिक भी यही होना चाहिए कि कैसे आपने पूरे दिन को आगे मैनेज करना है कि इट्स ओके अगर एक चीज ठीक नहीं हुई तो आपने बाकी चीजों पे उसका इम्पैक्ट नहीं आने देना है एंड आपको अच्छा फील करना है और आपको दूसरों को अच्छा फील कराना और है। इसी That's तरह it. किसी एक मामले में भी अगर चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है बाकी मामलात में नहीं आना चाहिए। ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं कि आज हमारा एक मौजू भी है। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि मियाँ बीवी का झगड़ा या उनकी लड़ाई या उनके सेपरेशन या उनके अलहदगी, इसके बाद जो इम्पैक्ट दो ख़ानदानों पर आता है, बच्चों पर आता है, वो जिस तरह से हम माशरे में देख रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत से बच्चों के जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उसकी एक बुनियादी वजह ये होती है कि वालिदैन का झगड़ा या वालिदैन की सेपरेशन, और वो इस अंदाज से सेपरेशन कि उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पर आ रहा होता है। सो ये कितना ज़रूरी है कि हम इसको अंडरस्टैंड भी करें, ये कितना ज़रूरी है कि हम अपने आसपास अगर ऐसे इश्यूज़ हैं तो उनको भी बैठ के समझाएं कि अच्छा फ़ाइन, आपने नहीं साथ रहना, आप नहीं रहना चाहते, कोई भी रीज़न हो सकती है, बट स्टिल जो हमारा दीन है बड़ा वाज़ेह है इस मामले में कि आपने बाहर एक दूसरे का पर्दा रखना होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि ज़रा सी बात पे अगर चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद पर्दा तो बहुत दूर की बात है, हम कीचड़ भी उछालते हैं। सोशल मीडिया पे आप देखें क्या कुछ हो रहा होता है। सोशल मीडिया पे लोग आते हैं अपने यू नो पार्टनर के अगेंस्ट बातें करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि अभी मामलात ख़राब भी होते हैं, अभी डिवोर्स तक भी मामलात नहीं पहुँचे हुए होते, उस टाइम भी बैश कर रहे होते हैं एक दूसरे को और इस तरह के मामलात हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे और मुझे लगता है ऐसे नहीं होना चाहिए। और इनफैक्ट जब डिवोर्स हो जाती है उसके बाद तो जो इनडायरेक्टली जो एक टॉन्ट का सिलसिला चल रहा होता है जिससे लोगों को तो समझ आ जाती है कि किसके बारे में बात की जा रही है। ऑब्वियसली जब आप ऐसी कोई चीज़ लिखेंगे तो आप अपने एक्स के बारे में ही वो बात लिखते हैं। एब्सोल्युटली, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें कि ये इशू हमारी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है और हमारे आसपास जो बाकी जुड़े रिश्ते हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो वाई टू डिस्टर्ब रेस्ट ऑफ द पर्सन जो कि आपके आसपास हैं। आज इस मौजूद में गुफ्तगू भी करेंगे और इसमें क़वानीन किस तरह से बन रहे हैं, क़वानीन का इतलाक़ किस तरीके से हो रहा है, चीज़ें बेहतर किस तरह से हो रही हैं, फैमिली कोर्ट्स में किस तरह से इसको सुलझाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस मौजूद में गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सिद्रा सिद्दोज़ई साहिबा ने, माहिर वकील है, उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं सिद्रा? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सिद्रा, बहुत से केसेस आ रहे आपने भी देखे और हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे होते हैं, अब तो ड्रामे भी इस मौजू पे हम देखते हैं बन रहे होते हैं। व्हाट डू यू थिंक, चीज़ें बेहतर हुई हैं, लोग थोड़ा अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कोर्ट में भले जा भी रहे हों, चीज़ें कोर्ट में हों भी, तब भी चीज़ें बड़ी एमिकेबली सॉर्ट आउट हो रही हैं, बजाय इसके कि एक दूसरे पर गलत इल्ज़ामात लगाना और फिर कैरेक्टर असैसिनेशन और फिर टॉक्सिक कल्चर एंड एवरीथिंग। अच्छा, सबीन ने एक बात की थी अपनी ओपनिंग में कीचड़ उछालने के हवाले से, तो और फिर अभी आपने एक बात की कैरेक्टर असैसिनेशन और टॉक्सिसिटी के बारे में। देखें, अगर तो आप
इस सिचुएशन में एक्स हस्बैंड अपनी एक्स वाइफ पे या एक्स वाइफ अपने एक्स हस्बैंड पे किसी किस्म के इल्ज़ामात लगाती है, हमारे पास उसके लिए डेफेमेशन लॉ बहुत क्लियर है। ओके। सो अंडर दैट डेफेमेशन लॉ आप उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं किसी भी किस्म की फॉल्स एक्यूजेशन के लिए। फिर सेकेंडली आपने बात की एमिकेबली सॉल्व होने की, दो मैकेनिज्म्स होते हैं, या तो आप कोर्ट में चले जाएं या आप ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू अपने मामलात को हल कर लें। जहाँ पे हम देखते हैं कि मोस्टली फैमिली इश्यूज अराइज होते हैं, वहाँ पे घर के बड़े, ख़ानदान के बड़े, उनकी एक कोशिश होती है कि इन चीज़ों को कोर्ट में ना लेके जाया जाए। अगर बात डिवोर्स तक भी जाती है तो उसको आउट ऑफ कोर्ट एक प्रोसीजर है, आप स्टाम्प करते हैं, आप उसके ऊपर लिख के देते हैं, उसके बाद लेटर ऑन आप नादरा के अंदर उसको रजिस्टर करवाते हैं, डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। सो इन चीज़ों में भी मोस्टली पेरेंट्स की या घर के बड़ों की ये एक कोशिश होती है कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू उन चीज़ों को हल कर लिया जाए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट। ओके। अच्छा, इसमें भी निकाह करते वक्त क्या कुछ ऐसी बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं जिसका ख्याल रखा जाए तो चीज़ें आगे चल के थोड़ी बेहतर रहती हैं अगर रिश्ता ना भी चले तो? देखिए, निकाह करते वक्त तो ऐसी बातें जहन में भी नहीं आती हैं। उस आने भी नहीं चाहिए, सही बात है। उस टाइम पे तो एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीवेयर इट्स यूनिकॉर्न एंड रेनबो। तो उस सिचुएशन में चीज़ें आई डोंट थिंक सो कि वी लिव इन अ सोसाइटी के जहाँ पे इन चीज़ों को वो कहते हैं ना कि मनहूस कंसिडर किया जाता है। हालांकि ये चीज़ें उस मोमेंट के ऊपर आपस में बैठ के सुलह मशवरे से ही एक कुछ शराइत तय हो जानी चाहिए। देखिए, आप कॉन्ट्रैक्ट भी तो करते हैं ना। जब आप कहीं, एंड व्हाट इज़ निकाह? निकाह इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके अंदर एक क्लॉज डालते हैं कि इन केस ऑफ एनी इशू हम इसको ADR की तरफ लेके जाएंगे। तो वाई नॉट के पेरेंट्स जो हैं वो निकाह के ही टाइम पे लड़के और लड़की के साथ या एक दूसरी फैमिलीज़ के साथ बैठ के ये बात करें कि इन केस ऑफ एनी इशू हम बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय डॉटर, बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय सन, हम इन चीज़ों को एमिकेबली सॉल्व करेंगे। आपने एक और बात की थी बच्चों की मेंटालिटी के बारे में। देखें, चाइल्ड साइकोलॉजी पे हम बात करते ही नहीं हैं। हम चाइल्ड साइकोलॉजी को, चाइल्ड बिहेवियर को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। मुझे लगता है कि एक बच्चे का ये हक है कि उसको एक ऐसी माँ मिले जो एजिटेटेड ना हो, एक ऐसा बाप मिले जो एग्रेसिव ना हो। जब मियाँ बीवी के आपस के झगड़े सामने आते हैं, बिलीव करें कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है फैमिली कोर्ट्स में जाना। मैं जब छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ, एक बच्चा बाप के लिए रो रहा होता है, एक बच्चा माँ के लिए रो रहा होता है, व्हाट हैपन्स एट द एंड ऑफ द डे? उन बच्चों को हमारे सामने जो उनके लिए ऑर्डर आ जाता है कि ये बच्चा बाप के पास रहेगा और ये बच्चा माँ के पास रहेगा। तो इट्सेल्फ ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा है। एक बच्चा जिसकी उम्र हार्डली 6, 7, 8 साल है, आपने उसको बचपन से कोर्ट कचहरी दिखा दी। सो पेरेंट्स के लिए अगर आपकी नहीं बन रही, ऑन अ वेरी गुड नोट, आप यू कैन पार्ट योर वेज। लेकिन उस सिचुएशन में भी दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन। आपने दीन की बात की थी, खुला का हक औरत को अल्लाह ताला ने दिया है, तलाक का हक मर्द को अल्लाह ताला ने दिया है। आपके मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जो है वो इन दोनों राइट्स को और इसके अलावा डेलीगेशन ऑफ डिवोर्स के राइट को भी रिकग्नाइज करते हैं। डेलीगेशन ऑफ डिवोर्स का मतलब ये है, जिसको हम उर्दू में आसान अल्फाज में तलाक़ तफवीज़ कहते हैं, कि ये हक मर्द का है लेकिन मर्द अपनी तलाक का हक औरत को डेलीगेट कर रहा है। यानी कि ओरिजिनली वो हक बिलोंग करता था मर्द के साथ, अपनी पावर्स को या अपने उस हक को औरत को डेलीगेट कर दिया जाता है। अगर आप लोग निकाहनामा पढ़ें तो निकाहनामा के कॉलम नंबर 19 से 21 तक इन चीज़ों के बारे में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि आया मर्द ने औरत को तलाक का हक तफवीज़ किया है। सो वहाँ पे अगर लेटर ऑन भी बहुत सारे लोग जो है वो बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद या उस मोमेंट पर शायद उस तरीके से वो डेलीगेट नहीं करते। और इसकी रीज़न क्या है कि आपको इन दैट सिचुएशन, अगर आपकी सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है तो डिवोर्स के लिए कोर्ट में ना जाना पड़े। ओके। अच्छा, वैसे को पेरेंटिंग भी तो एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आपने कस्टडी एक को दूसरे को दे दी, तो प्रॉब्ली अगर दूसरे शहरों में नहीं होते पेरेंट्स, और इनफैक्ट अगर दूसरे शहरों में भी होते हैं, तो को पेरेंटिंग तो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बजाय इसके कि कोर्स में जो हालात आप देख रही होती हैं जाके, जैसे सिचुएशंस हो जाती हैं और वाकई जो वीडियोस कुछ हमारे सामने आती हैं सोशल मीडिया पे, दिल दहला देने वाली होती है। देखिए सबीन, को पेरेंटिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन उस सिचुएशन में होता ये है कि अगर बच्चा माँ के पास है तो वो
कानों में जहर भर रही है बाप के खिलाफ। अगर बच्चा बाप के पास है तो वो ये कानों प्रॉब्लम में है सबसे जहर, बड़ी। ये हमारे माशरे की बुराई है कि बाप के पास है तो वो कानों में जहर भर रहा है माँ के खिलाफ। और हम दिन में कितने केसेस ऐसे देखते हैं कि अगर बच्चे हैं तो और वो पेरेंट्स के में से किसी भी एक के पास रह रहे हैं तो नेचुरली अट्रैक्शन दूसरे पेरेंट की ज़्यादा होती है। ऐसी सिचुएशन में बहुत बेहतर होता है कि हफ्ते के कुछ दिन रख लिए जाएं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा माँ के पास है तो ओवर द वीकेंड बाप इस चीज़ पे ड्यूटी बाउंड होता है कि वो बच्चे को लेकर जाएगा ही। अगर वीकडेज में बच्चा बाप के पास है तो माँ बच्चे को लेकर जाएगी। लेकिन अगेन एक और सिचुएशन अराइज होती है उसके अंदर, पहले 1, 2, 3, 4 महीने चीज़ें बिल्कुल ठीक रहती हैं, बाद में कोई एक पेरेंट जो ज़रा लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर होता है वो बैक ऑफ करना शुरू कर देता है। अगेन देखिए, दूसरी शादी हर इंसान का हक है। अब उस सिचुएशन में या तो आपकी स्टेप मदर या स्टेप फादर वो आपके पहले बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते, वहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अगर बाप है तो वो मेंटेनेंस नहीं देता बच्चे की, माँ को तो डिवोर्स होगी लेकिन बच्चे की मेंटेनेंस तो ताहयात उससे देनी है जब तक बच्चा एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन नहीं कर लेता, विच इज़ 18। लेकिन एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन करने के बाद भी एक बच्चा अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो अफोर्ड नहीं कर सकता, एक बच्चा अपने लिए खाने का, पीने का, घर में रहने का बंदोबस्त तो नहीं कर सकता जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, स्पेशली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं। सो इस सिचुएशन में भी अगर बाप है तो वो बैक ऑफ हो जाएगा, या स्टेप मदर है तो वो इस इशू को रेस करके कि अब हमारे अपने बच्चे हो गए हैं, वो बच्चा वहीं रहने। और अगर माँ अपने बच्चे को रख रही है तो भाइयों का, फैमिली का प्रेशर होता है कि तुमने दूसरी शादी करनी है, कब तक अकेली रहोगी। सो इस किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसको मैं कहूँगी, उस सिचुएशन में बच्चे का क्या कसूर है? सही बात है। ऐसे में सदर हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे जहाँ पर ख़वातीन दूसरी शादी नहीं कर रही होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो उन्होंने बच्चे को संभालना है, बच्चे को पालना है, बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा। बहुत से केसेस हमने आसपास देखे हैं, वो फिर सिंगल मदर के तौर पर उस बच्चे को रेस कर रही होती हैं, बाप का पता ही नहीं होता वो कहाँ है। मेंटेनेंस तो बहुत दूर की बात है, पता ही नहीं है वो कहाँ है। वो चले गए हैं, वो शिफ्ट हो गए हैं, आपको पता ही नहीं है। कल को आपने जब ID कार्ड बनवाना होगा, आपने पासपोर्ट बनवाना होगा, आपने ट्रैवल करवाना होगा, उसमें शराइत होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो आपने किसी की ज़िंदगी तो ख़राब की है, सो की है, आपने उस बच्चे की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी जिसमें आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन में अपना पार्ट प्ले करते। ऐसे केस में ख़वातीन क्या करती हैं और क्या कर सकती हैं? ऐसे सिचुएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट और ट्रिकी होते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे नेशनल लॉज भी इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं। मेरे पास रिसेंटली एक केस आया जिसके अंदर एक खातून है, उसके 3 बेटे हैं, और जो उस खातून का शौहर है उसने दूसरी शादी कर ली और ये शो करते हुए कि मैं तो कंवारा हूँ, और वर्बली डिवोर्स दे दिया, डिवोर्स भी डॉक्यूमेंट नहीं करवाया, एंड नाउ ही इज़ इन जर्मनी। अब इस सिचुएशन में उस औरत के पास इस चीज़ का भी कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि ये आदमी दूसरा निकाह कर चुका है। दूसरा निकाह करने की सूरत में उसके ऊपर पॉलीगैमी लॉज अप्लाई होते हैं, और उन पॉलीगैमी लॉज को अप्लाई करते हुए मिनिमम 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट है, क्योंकि उसने औरत के कंसेंट के बगैर शादी की थी। अब वो औरत वर्बल डिवोर्स लेके, क्योंकि उसके पास तो डिवोर्स का कोई एविडेंस भी नहीं है, वो रजिस्टर कहाँ पे करवाएगी? सो इन सिचुएशन में हमारे पास लॉ की रिफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है और लॉ को रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। ये बड़े हाँ सिद्रा, इसमें एक पॉइंट ये भी ज़रूर क्लियर कीजिएगा कि अक्सर हमने कुछ केसेस देखे जिसमें बस मर्द चले जाते हैं दूसरे मुल्क और निकाह में होती है औरत, बस चले जाते हैं और उसके बाद वो डिवोर्स भी नहीं दे रहे होते। और इनफैक्ट मैंने कुछ लड़कियों को, ख़वातीन को देखा है जिनको पता ही नहीं है कि उनका शौहर किधर है क्योंकि वो राब्ते में ही नहीं है। ऐसे में कानून हमारा क्या कहता है, उस निकाह को ख़त्म किस तरीके से किया जा सकता है या उसको कैसे औरत प्रोसीड? देखिए, उस सिचुएशन में सबीन आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है खुला। जो हमारे पास मैक्सिम ऑफ लॉ मौजूद है वो कहता है काजी कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ हस्बैंड एंड प्रोनाउंस खुला। क्योंकि खुला औरत का राइट है और उसके लिए मर्द की मर्ज़ी का शामिल होना ज़रूरी नहीं है। देखिए, जब मैं इसको इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में बात करती हूँ तो नबी पाक के पास जब एक सहाबिया आई थी और उन्होंने कहा था कि मैं हज़रत ज़ैद बिन हारिस की वाइफ आई थी कि मैं ज़ैद से तलाक लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उनकी शक्ल पसंद नहीं है। तो इस सिचुएशन में उनकी खुला हो गई थी। सो खुला के लिए आपको किसी किस्म की रीजनिंग, किसी किस्म की आपको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों लेना चाहते हैं, बिकॉज वो अथॉरिटी अल्लाह ताला ने आपको दे दी है बीइंग अ वुमेन, एंड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ वुमेन आप उसको जब एक्सरसाइज करना चाहती हैं तो यू डोंट हैव टू गिव एनी जस्टिफिकेशन कि मैं ये खुला क्यों लेना चाहती हूँ। इस सिचुएशन में जो बात आपने की, ऑब्वियसली मेहर की अदायगी,
क्योंकि मर्द तो चला गया और औरत उसके निकाह में थी। जो सबसे बड़ा जुल्म होता है वो ये होता है कि महर अदा नहीं हुआ होता, मेंटेनेंस नहीं मिल रही होती। अभी इट्स बीन अ मंथ, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन आया है कि औरत की मेंटेनेंस के लिए रुखसती शर्त नहीं है, सिर्फ निकाह में होना इटसेल्फ एक वैलिड कंडीशन है उसकी मेंटेनेंस के स्टार्ट होने के लिए। सही। पहले जिस तरीके से लोग कहते थे कि सिर्फ उस सिचुएशन में मेंटेनेंस मिलेगी कि औरत जो है वो मर्द के घर रह रही है या रुखसती हो गई है उसके साथ जाके रह रही है, लेकिन एज पर न्यू डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और मैं किसी हायर कोर्ट की प्रोविंशियल कोर्ट्स की बात नहीं कर रही, तो सुप्रीम अथॉरिटी, उससे ये डिसीजन आ जाना औरत के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी पॉइंट है। ओके अच्छा, इसमें भी गोल्ड को लेकर बहुत सी डिफरेंट राय लोगों की होती है। कुछ लड़कियों के घर वाले कहते हैं कि आप निकाह करते हुए लिख कर दें कि गोल्ड जो है वो लड़की का है। लड़के के घर वाले कहते हैं कि हम लिख कर नहीं देते, लेकिन ये है तो लड़की, क्योंकि हमने गिफ्ट दे दिया है, बस जो दे दिया वो लड़की का ही है, नॉट जस्ट दिस गोल्ड, अदरवाइज भी जो बाकी गिफ्ट्स दिए जा रहे होते हैं। किसी भी रिश्ते के ख़त्म होते ही फिर ये चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं, हमने आपको ये दिया था वापस कर दीजिए, गोल्ड भी वापस कर दें, फलानी चीज़ भी वापस कर दें। इस पे हमारा लॉ क्या कहता है? देखिए, आपने एट द टाइम ऑफ मैरिज या इवन एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट अपने फियांसे या अपनी बीवी को और इवन योर मेल पार्टनर कुछ भी दिया है, चाहे वो एक टिश्यू पेपर है या फिर वो ताजमहल है, ठीक है, वो वापस नहीं होता। ओके हमारे पास लॉ बहुत क्लियर है कि गिफ्ट यानी हिबा, जो चीज़ हिबा कर दी गई है वो किसी सूरत में वापस नहीं होगी, चाहे वो 5 लाख का फ़ोन ही है, जो वो मर्जी चीज़ है, कुछ भी चीज़ है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अ टिश्यू पेपर एंड एंडिंग एट द ताजमहल, आप वो वापस नहीं मांग सकते। ओके। और चाहे वो लिखा हुआ है या लिखा हुआ चाहे नहीं, वो ओरली आपने किसी को गिफ्ट किया है, चाहे डॉक्यूमेंटेड है, चाहे वो फ्यूचर प्रॉमिस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो वापस नहीं होगा। बिकॉज फ्यूचर प्रॉमिस के ऊपर भी मेरी कमेटी निकलेगी तो वो कमेटी तुम्हारी, एग्जाम्पल, ठीक है, या मेरा प्लॉट बिकेगा और किसी का प्लॉट बिकेगा, कमीशन आएगा, वो कमीशन तुम्हारा। मीनवाइल अगर इन लोगों के दरमियान में सेपरेशन हो जाती है, फ्यूचर प्रॉमिस के ऊपर भी अगर कंटिजेंट है तो वो इवन द कंटिजेंसी इज देयर, कंडीशन इज देयर, वो वापस नहीं होगा। ओके मतलब कि तो बहुत सारी चीज़ें मेरा ख्याल है वैसे भी क्लियर होती हैं, कुछ एथिकली भी होती हैं, आई मीन, और कुछ ज़ाहिर है कानून में भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे दी गई है, बट इतनी चीज़ें जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, हमारे बेसिक राइट्स हमें उनका पता ही नहीं है। सोशल मीडिया पे अब एक चीज़ में कुछ अच्छी देख रही थी कि कुछ लॉयर्स हैं जो कि बहुत बेसिक राइट्स के बारे में अब बताते हैं, छोटी छोटी वीडियोस बना रहे होते हैं। इनफैक्ट अगर कोई नींद से आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल दैट ये बता। अपेरेंटली तो ये बड़ी फनी चीजें लग रही होती है ना कि कानून का मजाक एंड ऑल दैट। नहीं, देखिए आपके पास जो हम जब प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, आई मीन मैं अपने जूनियर्स को या मेरा कोई सीनियर, मेरा कोई बॉस मुझे आफ्टर माय ऑफिस आवर्स वो मुझे काम नहीं कह सकते। ओके सो ये मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर रही हूँ कि रात 10 बजे के बाद मेरा अपना ये एक रूल है कि रात 10 बजे के बाद ना मैं किसी को मैसेज करूँगी, ना मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई करूँगी, बिकॉज मेरी एक पर्सनल लाइफ है, मेरी एक पर्सनल लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स हैं, मैं एक प्रोफेशन में हूँ लेकिन उसके अलावा मैं एक इंसान भी हूँ, तो मैं बिल्कुल उन चीज़ों, और ये चीज़ें हमारे यहाँ इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप वेस्ट में देखें या डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे तो आपके अगेंस्ट इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपर कार्रवाई शुरू हो जाती है कि आपने मेरे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब किया, सो इस सिचुएशन में डैमेजेस क्लेम करते हैं लोग। Exactly. और यहाँ पे हम वो मुरवत कह लें, शर्म कह लें, हम कॉल भी उठा लेते हैं और लैपटॉप भी खोल के बैठ जाते हैं, बट दैट इज, क्योंकि इशू ये होता है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि हमें डर लग जाता है कि बॉस हमें टफ टाइम देगा या देगी, या बॉस हमें निकाल देगा या देगी। वो डर की रीज़न ये है कि मुझे मेरे हकूक नहीं पता कि मैं इसके अगेंस्ट अपने कौन से राइट्स को एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मेरे बॉस को ये नहीं पता कि इसके अगेंस्ट उस पर क्या पेनल्टी पड़ सकती है। सो इन सिचुएशंस में अगर हमारे पास दोनों को राइट्स की इंफॉर्मेशन है या और ड्यूटीज़ की इंफॉर्मेशन, बिकॉज ये मेरे बॉस का ड्यूटी है कि वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये मेरा राइट है कि मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी। अगर उसकी वजह से मुझे किसी किस्म का स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, अनकंफर्ट आ रहा है तो आई कैन टोटली आस्क फॉर द डैमेजेस एंड कॉम्पनसेशन। ओके और अगर कहीं पर आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर, तब भी किया जा सकता है? दैट इज अगेन हरासमेंट। अब हरासमेंट डजंट मीन कि आप उसको फिजिकल, सेक्सुअल
या इस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे। ये एक हरासमेंट है कि आपको रात को, दिन को, या किसी और, या छुट्टी वाले दिन, या आप जिस दिन यू टुक ऑफ और आप ऑफिशियली लीव के ऊपर हैं, तो आपको जो है वो काम कहा जाए या आपको डिस्टर्ब किया जाए, दैट इज़ हरासमेंट। जब हम हरासमेंट लॉज की बात करते हैं, हम तो निटी-ग्रिटीज़ में नहीं पढ़ते, जबकि ये सारी निटी-ग्रिटीज़ को देखते हुए लॉज को फॉर्मुलेट किया जाता है। आपका बॉस आपको गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज रहा है, That आपका is colleague आपको total good harassment. morning के मैसेज भेज रहा है, आपकी I mean consent- वीडियोस भेज रहा है, टिकटॉक्स भेजी जा रही नहीं, है, आपकी कंसेंट के बगैर अगर आपको That's the कोई point. भी Especially if you're not frank, Yes. आपकी कोई ऐसी frankness भी नहीं है। आपकी कंसेंट के बगैर अगर आपको कोई भी मैसेज कर रहा है, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक, सो अच्छा, इस पे मैं एक क्वेश्चन भी कर लेता हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, पीछे पड़ जाते हैं आपके, मैसेज करेंगे, नए नए अकाउंट्स बनाएंगे, फिर मैसेज करेंगे, जितना मर्जी उन्हें समझा दो, बता दो कि भाई यहाँ दाल नहीं गलनी, मैसेज आते रहेंगे, मुसलसल आते रहेंगे। ऐसे में क्या वाकई हम उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकते आप हैं? ले सकते हैं, फॉस्पा जाएं, आप वो सारे एविडेंस दिखाएं कि दिस एंड दिस पर्सन विदाउट माय कंसेंट मुझे कॉन्स्टेंटली मैसेजेस कर रहे हैं, इंट्रूड कर रहे हैं मेरी लाइफ में, सो ही बीइंग द इंट्रूडर। आपके पास फॉस्पा के लॉज बहुत क्लियर हैं कि अब जरूरी नहीं है कि ये सब फीमेल्स के लिए कि मैं तो फीमेल अपने तंग होती है, perspective से ही पूछ रहा था। ऑब्वियसली मैसेज आ रहे हैं मैंने जी, देखिए लॉ का एक असूल है कि ही इंक्लूड्स शी, तो जहाँ पे भी आप लॉ की लैंग्वेज देखेंगे वहाँ पे ही का वर्ड यूज होता है, एंड दैट मीन्स ही इंक्लूड्स शी। तो उस सिचुएशन में एक मर्द भी बहुत इजीली जाके कह सकता है, और केसेस आते हैं हमारे पास, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ औरतें मर्दों को हरास करती हैं। हाँ तो होता है। I mean it happens, ये Yeah, तो yeah. बहुत जगहों पे है। केस कर दूं फिर, इसका मतलब है हाँ डेफिनेटली पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे, थोड़ा दिल को सुकून भी मिलेगा। नहीं, मैं ये बात इसलिए रख रहा था कि अगले को पता चले कि जो इतना तंग कर रहे हैं, तो अगर मैंने केस कर दिया तो फिर क्या होगा। मुझे लगता है कि ये जो स्पेशली जो सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं ना, जो मैसेजेस आ रहे होते हैं और जिस तरह के रात कमेंट्स के आ रहे 2:30-3 बजे लोग रील्स भेज रहे होते हैं, आई मीन फॉर नो रीजन। वीडियो कॉल आ जाती है, हाँ बंदा पूछता है भाई कौन हो, ऑप्शन बंद करे ना वो। हाँ What? होती है ऑप्शन ये वाली। फेसबुक पे तो स्पेशली नहीं, ऑप्शन Insta है पे कि option आपको होती कॉल है का वो वाली? मिस्ड कॉल, हाँ आपको मिस्ड कॉल का तो आप अच्छा, ऑप्शन बंद मैं करें। सादा या फिर वो बंदा। मेरे वाला काम करें कि हर एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन बंद कर दें एक्सेप्ट व्हाट्सएप। सेम है, ये अच्छी बात है। व्हाट्सएप के अलावा मेरे पास भी ऐसे कोई नोटिफिकेशन नहीं, नहीं है। मैंने सबको mute मैं प्रूफ किया। इकट्ठा कर रहा हूँ ना, फिर मैं डेफेमेशन का केस करना है ना। देखिए पैसे- प्रूफ तो आपको पैसे वैसे भी नहीं। मिल जाएगा जब अब आप आपने सुकून ऑनर भी। ये बोल दिया ना कि पैसे आपका मकसद है, तो कानून ये भी देख रहा है। नहीं तो मेरा मकसद उसको सबक सिखाना है ना, ताकि आइंदा मुझे कोई तंग ना करे। अच्छा, मैं कहती हूँ कि वाकई इन लोगों को सबक सिखाने की बहुत जरूरत होती है, सो दैट ये दोबारा ना करें। हम छोड़ देते हैं ना, हम ठीक है वो ये हमें मसला है। मैसेज करके थक जाएंगे, फिर किसी और को करेंगे, फिर किसी और को करेंगे, तो इट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा उसकी रीजन क्या है कि हम क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि प्रोसेस टीडियस नहीं है, हमारे पास चीज़ें बहुत क्लियर हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा प्रोसेस लेजी है। तो वो जो एक आप देखें, जब आप इस किस्म की कोई जंग लड़ रहे हैं ना, तो वो इट विल टेक सम टाइम। वो आपके नर्व्स की भी जंग है। एग्जैक्टली। तो आप उस सिचुएशन में आके कहते हैं कि छोड़ो, ब्लॉक कर दो। नहीं, ये बड़ा अच्छा कहा है। उसमें फिर मैं कहता हूँ सबा कमर बन जाया करें कि मैं केस लड़ूंगी। अच्छा, वो तो एक्सट्रीम थी ना, आप वो भी देखें कि बाज़ों का छोटी छोटी चीज़ें तो कमेंट या आप इग्नोर भी कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। तब भी आपको या ब्लॉक करें या आप उसको रिपोर्ट करें, वो ज़रूरी है, क्योंकि आप सोशल मीडिया ऐप्स पे भी रिपोर्ट का ऑप्शन है। बट वो तो एक्सट्रीम है ना, आई मीन वो तो आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और आप झूठी बातें फैला रहे हैं किसी के बारे में, और इनफैक्ट अगर वो बातें सच भी हो किसी के भी बारे में, Then again it's who are defamation. you कि Yes. आप उसको इस तरह पब्लिकली किसी की लाइफ के बारे में आप बात करें। वाकई ऐसे लोगों को तो, जिनकी बात इस वक्त यहाँ पर हो रही है, उनको तो बहुत ज़्यादा सबक सिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज वो एक नहीं बहुत सारी खवातीन हैं जिनके बारे में इस तरह की बातें Absolutely, और उसकी कर चुके उनकी हैं। वजह से आपका जो प्रोफेशन है वो भी बदनाम हो रहा होता Exactly. है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे आगे, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़ें, थोड़ा सा मौजू को भी बदलते हैं, थोड़ा मूड को भी बदलते हैं और थोड़ी सी सैर की बात करते हैं। और कल भी हमने बात की थी लोक विरसा की, जिस पे हमने सबीन से कहा था कि सबीन ने कब जाना है। सबीन है स्टिल प्लानिंग टू गो, लेकिन सबीन ही का जो इलाका है यानी कश्मीर, कल जाने का प्लान है। अब आप मुझे कश्मीर की सैर करवाएं तो फिर मैं ओके, सो कश्मीर पवेलियन बड़ा खूबसूरत पवेलियन है, बड़ा खूबसूरत खित्ता है। वहाँ के खाने, वहाँ के रिवायात, वहाँ के लिबास और वहाँ की शॉल्स, स्पेशली वो जो शातूस की शॉल है वो बड़ी ज़बरदस्त शॉल है। सो वहाँ पे अंदर मुख्तार आपको सैर करवाएंगे। आइए मिलकर चलते हैं लोक विरसा के कश्मीर पवेलियन में।
पाकिस्तान की सकाफत और विरसे का सबसे बड़ा जश्न लोक विरसा मेला। ये मेला न सिर्फ रंगारंग सकाफतों को यकजा करने का जरिया है, बल्कि हुकूमत की जानिब से तहजीब और सकाफत को फ़रोग़ देने की एक अहम काविश भी है। आज़ाद कश्मीर पवेलियन मेले की रौनकों में एक नुमाया इजाफा करता है। यहाँ कश्मीरी सकाफत के दिलकश रंग, रिवायात और दस्तकारी की झलकियाँ देखने को मिलती हैं। Assalamu alaikum, मैं हूँ गोशा. I live in Pakistan and now I'm exploring this festival here in Islamabad on this hills and this very interesting place. I just came here but I already see that there are many local craft work, heritage from different area of Pakistan. So I'm very excited to be here. कश्मीरी चाय जिसका जायका और महक मुनफरिद है, पवेलियन का एक खास हिस्सा है। कश्मीरी शॉल और अब्र रेशम, जिन्हें मकामी हुनरमंदों के हाथों से बनाया गया है, न सिर्फ कश्मीरी विरसे की अलामत हैं, बल्कि देखने वालों को अपनी नफासत और खूबसूरती से मशहूर कर देते हैं। इसके साथ साथ कश्मीरी खाने, खास तौर पर वाजवान, मेले में आने वालों के लिए एक लज्जत भरा तजुर्बा पेश करते हैं। कश्मीर के हिस्से में जहाँ पे कश्मीरी सकाफत जो है उसको उजागर करने की कोशिश की जा रही है। हर सूबे के बारे में आवाम को, देखने वालों को, बाहर के मुल्कों से लोग आते हैं ख़ास तौर पर, और वो देखते हैं हर सूबे की अलग अलग सकाफत को। न सिर्फ सकाफत को बल्कि वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के खाने देखते हैं और बहुत कुछ जो कि हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। मौसीकी की रात ने कश्मीर की मौसीकी और सकाफती विरसे का जादू जगा दिया। हर धुन, हर गीत एक कहानी सुनाता है। वेलकम बैक जी। राइज पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज जो है बहुत अहम टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। जब नवंबर शुरू होता है, फेफड़ों के कैंसर से मुतालिक आगाही की मुहिम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लंग्स कैंसर ये कितना आम है जिसके बारे में बात ही नहीं की जा रही होती है। बस ये है कि कहा जाता है अच्छा एज के साथ साथ फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जब पता चलता है तो अक्सर जो है वो बीमारी बहुत पहले से बॉडी में मौजूद होती है और लोग बहुत सारे सिम्टम्स उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। अब ये कितनी आम बीमारी होती जा रही है अनफॉर्चुनेटली, उस हवाले से कुछ स्टैट्स भी हमारे पास मौजूद है। WHO के मुताबिक
हर साल फेफड़ों के कैंसर से 2.3 मिलियन से ज़्यादा केसेस की तशख़ीस होती है और सालाना जो है इसमें 1.8 मिलियन से ज़्यादा अमवात होती हैं। और कैंसर से मुतालिक जब हम अमवात की बात करते हैं तो हर 5 में से जो एक शख्स होता है वो फेफड़ों के कैंसर से उसकी डेथ होती है, वो फेफड़ों से कैंसर का शिकार होता है। हम बहुत सारी बीमारियां उनको हम सर पे सवार कर लेते हैं अक्सर कि ये हो गया वो हो गया। कोविड से मुतल्लिक भी जब हम बात कर रहे थे या और कोई बीमारी आम हो जाती है, लेकिन कैंसर्स की जब बात होती है तो लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है, उनको सेंसिटाइज ही नहीं किया जाता कि उन्होंने अपना ख्याल किस तरीके से रखना है, ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल है, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो कि इस तरफ लेकर जाती हैं। तो आज इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मुर्तज़ा काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आसिफ मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मुर्तज़ा साहब आपसे शुरू करेंगे। क्या इब्तदाई अलामात होती हैं जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं, और स्पेशली ये स्टैट्स जो हमारे सामने ये तो बहुत अलार्मिंग है। जी बहुत शुक्रिया। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। देखें, इसमें जो ये लंग कैंसर मंथ, अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है, इसका मकसद ही ये है कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दें कि बहुत सारा जो लंग कैंसर अर्ली स्टेज पे होता है वो अलामात नहीं कर रहा होता। यही हमारे लिए मेडिकल साइंस में एक चैलेंज है कि अर्ली स्टेज लंग कैंसर सिम्टम नहीं होते, तो उसमें कैसे आपने जो है इसका चेकअप कराना है और वो कौन से लोग हैं जो इस रिस्क पर हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मोकर्स, जो कि एक हैवी स्मोकिंग हिस्ट्री है जिनकी, और एक ख़ास एज ब्रैकेट में आते हैं, यानी कि 45 इयर्स प्लस जो है लोग, वो इसमें स्मोकिंग की हिस्ट्री के साथ बहुत रिस्क पर हैं। तो उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि वो अगर आपको सिम्टम्स नहीं भी हैं, कोई अलामात नहीं है, आप फिर भी रिस्क पर हैं, तो आपने अपना एनुअल चेकअप करवाना है, पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं और एनुअल चेकअप कराएं। लेकिन जो अलामात की आप बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसी खांसी जो कि 3 हफ्ते से ज़्यादा रह रही है और ठीक नहीं हो रही, तो उसको आप ज़रूर दिखाएं। सांस का फूलना, वज़न का गिरना, खांसी में खून का आना, ये ऐसी अलामात हैं जो कि कैंसर की तरफ इशारा करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिसको ये अलामात हो वो कैंसर ही हो, लेकिन ये आपको इग्नोर नहीं करनी, आपको ज़रूर दिखाना। ये सिम्टम्स थोड़े से टीबी से भी तो मिलते जुलते हैं, शायद ये भी लोग इग्नोर कर देते हैं या डायग्नोज नहीं कर पाते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिम्टम्स जो हैं टीबी में भी हो सकते हैं, किसी आम इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं। तो ये बताने का मकसद भी ये है कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपने एकदम ये भी अलार्म नहीं हो जाना या इस डर के मारे ही आप डॉक्टर के पास ना जाएं कि जी ये मैं गया तो कैंसर डायग्नोज हो जाएगा। ये भी बहुत एक कॉमन वजह है जो हमारे लोग इग्नोर करते हैं। तो ये कोई किसी भी बीमारी के सिम्टम्स हो सकते हैं फेफड़ों की, लेकिन कैंसर की तरफ भी यही चीज़ें इशारा करती हैं। तो आप इग्नोर ना करें और अर्ली चेकअप कराएं। क्या इसमें वेपिंग, ई सिगरेट्स और इवन फ़ज़ाई आलूदगी, स्मॉग, ये भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं? जी कैंसर में देखें सबसे कॉमन तो जैसे मैंने जिक्र किया कि स्मोकिंग है, लेकिन उसके अलावा जो पोल्यूशन है जिसमें एयर पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो भी एक नॉन रिस्क फैक्टर है कैंसर डेवलपमेंट का। तो जो लोग बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरियाज़ में रहते हैं वो इस रिस्क पर होते हैं। फिर वेपिंग का आपने जिक्र किया है या शीशा है, देखिए कोई भी चीज़ जो लंग को डैमेज कर रही है, और ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि वेपिंग जो है वो हार्मलेस है। वेपिंग बिल्कुल हार्मलेस नहीं है, उसके जो केमिकल्स हैं वो भी लंग्स में डैमेज करते हैं। तो कोई भी चीज़ जो लंग में डैमेज करेगी इनडायरेक्टली वो कैंसर का रिस्क फैक्टर बनेगी। और हम क्योंकि वेपिंग के तो कंसिडर ही नहीं करते, स्मोकिंग फैशन बनाया हुआ, फैशन है, कहीं पर भी है जी वेप करें। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ क्या है, ख़ुद तो कर रहे हैं आप स्मोकिंग, दूसरे जो नहीं नॉन स्मोकर्स हैं आप वो भी पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। तो ये कितनी एक अलार्मिंग चीज़ है। डॉक्टर आसिफ, क्या बेसिक टेस्ट होते हैं जिससे पता चल सकता है कि हाँ ये बीमारी कैंसर बन सकती है आगे जाके फेफड़ों का, या फिर कैंसर मौजूद है बॉडी में? देखिए सबसे पहले तो जिस तरह पेशेंट आता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसी कफ़ है जो प्रलॉन्ग कफ़ है, ठीक नहीं हो रही है, या कोई सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो मेन सबसे पहले आपको एक्सरे किया जाता है। एक्सरे एक इमेजिंग है बेसिकली, उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि देयर इज समथिंग इन द लंग्स, कोई मैस है या कोई ऐसी कोई गिल्टी अंदर बनी हुई है। उसको फर्दर एलेबोरेट करने के लिए फिर एक सीटी स्कैन किया जाता है चेस्ट का। उस पर फिर आपको लोकलाइजेशन हो जाती है कि ये किस चीज़ से लग रहा है, क्या ये इन्फेक्टिव है या ये ज़्यादा लग रहा है कि ये मलिग्नेंट लग रहा है। तो उसको फिर अगेन रूल आउट करने के लिए सुई का टेस्ट किया जाता है जिसको बायोप्सी कहते हैं। ठीक है, आपके इस प्रोग्राम के ताल्लुक से मैं थोड़ा सा ये भी करना चाहूँगा कि सुई के टेस्ट, आप लोगों का मिथ है कि सुई नहीं लगानी, हमने सुई लगाएंगे तो फैल जाएगा।
और आमतौर पे कैंसर होता है, वो सुई नहीं लगाते। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं वो स्टेज 4 पे आते हैं, उनसे कहते हैं आप पहले क्यों नहीं आए? कहते हैं हमें जी किसी ने कहा था सुई लगाना है, तो सुई हमने नहीं लगाई। अब वो 1 साल या 6 महीने में वो स्टेज 4 हो गया है, अब हम आपके पास आ गए हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली तो सुई लगानी पड़ती है, और अब जब सुई लगाते हैं वो स्टेज 4 होता है, ज़रा उसका सर्वाइवल 2 या 3 माह के अंदर होता है, वो फौत हो जाता है। जब पेशेंट फौत होता है वही कहते हैं, वही मिथ अगेन बनती है कि जी सुई लगाई थी, जब तक सुई नहीं लगाई थी वो ठीक चल रहा था, अब सुई लगाई है तो वो पेशेंट चला गया। तो ये काइंडली इस मिथ से हमने निकलना है बाहर। इसमें जो अर्ली डायग्नोसिस है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ फिर, क्योंकि आपने कहा स्टेज 4 पे जब आएंगे तो फिर ऑलरेडी 2-3 महीने का टाइम ही रह जाता है उस स्टेज पे पहुंचने के बाद। सो अर्ली डायग्नोसिस में क्या पल्मोनोलॉजिस्ट ही रेफ़र करते हैं आपके पास और फिर आप उनके टेस्ट करते हैं? जी, मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेटली ये जो आम सिम्टम्स होते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट देखते हैं, वो पहले इसको डायग्नोस करते हैं और फिर हमारे पास रेफ़र करते हैं। पाकिस्तान में इसकी सिचुएशन कैसी है? किस चीज़ की सिचुएशन? केसेस रिपोर्ट होना एंड देन उसकी तशखीस का होना, देन उसके इलाज से अच्छा, मुताल्लिक। ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में बैठे हैं, कौन से एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। जो छोटे हमारे सिटीज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, ज़ाहिर है वहाँ बहुत सारे पेशेंट इग्नोर्ड रह जाते हैं। ठीक है, वो हकीम्स के पास जाते हैं या कह लीजिए छोटे डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो उनको प्रॉपर एड्रेस नहीं करते। ठीक है, और उसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करके एक प्रॉपर रूट के तहत आपको आगे फॉरवर्ड नहीं करते, रिकमेंडेशन नहीं देते ऑन्कोलॉजिस्ट की। मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि हमारे यहाँ टीबी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे पेशेंट्स एज ए टीबी ट्रीट होते रहते हैं। सही। ठीक है, और जब ज़ाहिर स्टेज ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको पता है ये तो टीबी नहीं थी, तो फिर हमारे पास फॉरवर्ड होती है। ये भी हमारा बहुत बड़ा डिलेमा है। और ये जाहिर सी बात है कि और वो जो स्टीरॉइड्स लिए जा रही होती हैं बीमारी को ज़्यादा बिगाड़ रही होती हैं, या वक्ती चले फ़र्क पड़ रहा होता है तो कहते हैं अच्छा वो फलाना हकीम था उससे हमें फ़र्क पड़ गया। एग्जैक्टली। ऑर्गेनिक हम बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रहे कि इलाज होता ही नहीं है या वो मुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमने ठीक होते हुए देखा है जहाँ पर वाकई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके या ऑर्गेनिक प्रॉपर दवाई दी जा रही होती है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा फ्रॉड भी हमने देखा है जहाँ पर गलत दवाइयाँ लोगों को दी जा रही होती है, स्टीरॉयड मिक्स किया जा रहा होता है। कहते हैं जो वक्ती फ़र्क पड़ गया, जब वक्ती फ़र्क पड़ता है तो बार बार लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने डॉक्टर को ज़रूर जाकर दिखाएं, और उसके बाद सपोर्टिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं, जिस तरह डेंगू में हम कहते हैं अच्छा पपीता खाएं, लेकिन आप डॉक्टर के पास तो ज़रूर जाते हैं ना, और साथ साथ आप सपोर्टिंग चीज़ें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक चीज़ों को ले रहे होते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, स्टेज 1 जो है वो कितनी आई मीन उसमें क्या सिम्टम्स सामने आ रहे होते हैं, या स्टेज 2, 3, 4 तक जाएंगे तो तभी सिम्टम्स आते हैं तो आप लोग ऑन्कोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं? जी देखें, अर्ली स्टेज जो है ना, स्टेज 1 स्पेशली, और कुछ केसेस स्टेज 2 के भी, ज़्यादातर जो हमारे पास डायग्नोस होते हैं वो एक्सीडेंटल डायग्नोसिस होता है, यानी कि किसी और मकसद के लिए स्कैन हुआ और उसमें पता चल गया कि ये तो अर्ली स्टेज पे कोई इनको गिल्टी बनी हुई है। और जैसे डॉक्टर आसिफ ने कहा, जब हमारे पास पेशेंट आता है ज़्यादातर लेट स्टेज पे आता है, उसमें तो एक्सरे में नज़र आ जाता है। लेकिन जो अर्ली स्टेज है, स्टेज 1, तो वो एक्सरे में हार्डली कभी नज़र आता है। ये बहुत कोई बाई चांस है कि एक्सरे में नज़र आ जाए। इसलिए हम ये एडवोकेट करते हैं कि लो डोज CT स्कैन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें नॉर्मल CT स्कैन के मुकाबले में 1/10 ऑफ द रेडिएशन, यानी कि बहुत ही कम रेडिएशन एक्सपोजर होता है CT स्कैन कराने में, और उसमें ये पता चल जाता है कि कोई अर्ली स्टेज का कैंसर मौजूद है या नहीं। तो जो लोग रिस्क पर हैं तो उनको लो डोज CT स्कैन हम एडवाइस करते हैं। और जो सर्वाइवल की बात कर रहे थे, जैसे आप इसमें फ़र्क इतना देखें कि जो अर्ली स्टेज में अगर कैंसर डायग्नोज हो जाता है स्टेज 1 या 2 में, तो उसका सर्वाइवल 70 to 90% तक है, क्योंकि उसका मुकम्मल क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन जब स्टेज 4 तक आ जाता है तो सर्वाइवल तकरीबन 5-6% रह जाता है। ओके, स्टेज 1, 2, 3 तक सर्वाइवल चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इसमें जो आपने कहा कि जो रिस्क जिनको ज़्यादा होता है उनको ही आप सजेस्ट करते हैं कि 1/10 ऑफ द रेडिएशन वाला CT स्कैन करवा लें। वो रिस्क फैक्टर्स या रिस्क ग्रुप वही है जो कि स्मोकिंग करता है, या अबव एज ऑफ 40 या 45 है, या ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पे फ़ज़ाई आलूदगी ज़्यादा है? जी, वही रिस्क फैक्टर? जी बिल्कुल। जो स्मोकर्स हैं, फ़ज़ाई आलूदगी ज़्यादा है, या जिनमें कोई फैमिली हिस्ट्री रही है कोई कैंसर की, स्पेशली लंग कैंसर की, तो वो लोग भी, क्योंकि यहाँ ये भी मैसेज देना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास लंग कैंसर नॉन स्मोकर्स में भी होता है। तो अभी किसी ने स्मोकिंग नहीं की है लेकिन वो इस एज ग्रुप में है, या वो ऐसे एरिया में रहा है जहाँ पे आलूदगी ज़्यादा है, या उसको धुआं, पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा है, या बायोमास फ्यूल जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लकड़ी का धुआं लगता है, तो वो भी लोग रिस्क पर हैं। तो वो बेशक उन्होंने खुद एक्टिवली स्मोक नहीं किया,
लेकिन वो भी रिस्क पर हैं। इसका मतलब है गांव में ख़वातीन जो कि लकड़ी पर खाना पकाती हैं वो भी ज़्यादा रिस्क पे हैं? जी देखें, वो बहुत ज़्यादा हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिनको लंग डैमेज हुआ होता है, COPD जिसको हम कहते हैं, वो धुएं से होती है, लकड़ी के धुएं से बहुत ज़्यादा ख़वातीन को होती है। तो इवेंचुअली वो भी इनडायरेक्टली एक लंग कैंसर का रिस्क फैक्टर बन रहा होता है। पूरी दुनिया में इस टाइम लंग कैंसर जो बढ़ने की एक वजह ये भी है कि अब ख़वातीन में भी कैंसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डायग्नोज हो रहा है, लंग कैंसर। एक तो वेस्ट में ख़वातीन में स्मोकिंग का रुझान बढ़ गया है, ये भी एक वजह है, लेकिन दूसरा नॉन स्मोकर्स भी जो है वो डायग्नोज हो रहे हैं। तो उनको भी हमें जहन में रखना है कि सिर्फ वो लोग जो स्मोकिंग नहीं कर रहे वो ये ना समझें कि वो रिस्क पे नहीं है। तो स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कोई भी है, आपने क्या एनुअल स्क्रीनिंग की बात की है कि साल में एक मरतबा चेकअप करवा दें, 6 महीने में एक मरतबा करवाएं डॉक्टर को, प्रॉपर जो हेल्थ स्क्रीनिंग है? साल में एक दफ़ा रिकमेंडेड है। दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स शुरू हो चुके हुए हैं और साल में एक दफ़ा जो है वो चेकअप होता है। उसके स्कैन की फिर फाइंडिंग्स पर डिपेंड करता है कि फिर उस पर फर्दर डिसाइड होता है कि नेक्स्ट स्कैन कब होना चाहिए। बट यूजुअली अगर ठीक है तो वो साल में एक दफ़ा बहुत होता है। डॉक्टर आसिफ, क्या कोविड के बाद हमारी हेल्थ जनरली एज पॉपुलेशन डिस्टर्ब हुई है? हमारे लंग्स ज़्यादा मुतासर हुए हैं? या आई गेस सो। डॉक्टर मुर्तज़ा मेरे पास बैठे हैं, ज़ाहिर है इनका कोविड का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मेरा ख्याल है कि अगर हम लास्ट 2-3 ईयर्स को देखें कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना कि उनकी इम्यूनिटी भी कम हुई है, उनके हमें लंग्स में ऐसी फाइंडिंग्स मिलती हैं जो कोविड की वजह से होते हैं। यानी वो क्या उन्हें हम कोविड के लॉन्ग टर्म सिम्टम्स कह सकते हैं? यस, हम उसको कह सकते हैं। अच्छा, नहीं इसमें अक्सर जब जिन लोगों को कुछ को कोविड हुआ था तो ज़्यादातर लोग थे जो एक्सरे करवाते थे। जब तो एक्सरे करवाते थे तो उसमें कुछ निशान आ रहे होते थे, ओवरऑल हेल्थ उनकी बेहतर होती थी, वही सिम्टम्स हैं जो कि दूसरे किसी के सिम्टम्स हैं, बट वो निशान आते थे। और कुछ जो एक्सरे करवाते थे उन लोगों के कोई सिम्टम नहीं आते थे, उनका एक्सरे क्लियर आता था। डॉक्टर साहब, इसको भी थोड़ा एलैबोरेट कीजिएगा, क्या वो कोई डेंजरस साइन था या उसके लॉन्ग टर्म कोई सिम्टम्स हैं या बस किसी का आ गया साइन किसी का नहीं आया? जी बिल्कुल, देखें कोविड से जनरली तो ये पिछले सवाल से ही मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा और आपकी भी बात का आंसर करूँगा कि जनरली तो यस, हमें बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं थी लोगों को वो कोविड के बाद हुई। पोस्ट कोविड एस्थमा बहुत लोगों को डायग्नोज हुआ। उसके अलावा जो फाइब्रोसिस है, यानी कि वो निशान जो आपने जिक्र किया, कोविड इतनी वेरिएबल डिजीज़ थी कि बाज़ लोगों को बहुत सीवियर कोविड होके भी रिकवर हो गए और बाज़ लोगों को वैसे सिम्टम्स कम आए लेकिन निशान बहुत ज़्यादा आ गए, चेस्ट पे डैमेज बहुत हुआ। और बाज़ लोगों को सिम्टम्स कुछ खास नहीं हुए, रिकवर भी अच्छे हो गए लेकिन निशान रह गए। अच्छा, वो जो निशान है यूजुअली हम अपनी टर्म में उसको फाइब्रोसिस कहते हैं। वो लोकलाइज्ड पोस्ट इन्फेक्शन फाइब्रोसिस होता है, यानी कि उसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन होके वहाँ से गुजर गया और वो अपना एक स्कार छोड़ गया लंग्स के अंदर। तो यूजुअली मेजॉरिटी केसेस में ये निशान बढ़ते नहीं हैं, ये ऐसे ही रहेंगे और ये कोई आपको डैमेज मज़ीद नहीं करेंगे, तंग भी नहीं करेंगे। लेकिन देर आर वेरी फ्यू केसेस जिसमें ये देखने में आया कि कोविड के बाद जब निशान बने तो फिर वो बढ़ते ही गए और वो एक अलग डिजीज़ कैटेगरी है जिसको हम फाइब्रोसिस की तरह ट्रीट करते हैं। और वो कोविड की वजह से ही हुआ? जी, कोविड से पहले नहीं थे और बाद से ट्रिगर हुए, फॉर वन रीज़न और दी अदर ट्रिगर हुए और फिर वो बढ़ते ही गए। क्या स्टडीज़ वैसे ये हुई हैं या हो रही हैं कि कोविड के बाद ये जो इतने इश्यूज़ जिस तरह आपने भी कहा, आप भी इसको कह रहे हैं, हमारी हेल्थ को देखते हुए, हमारी इम्यूनिटी को देखते हुए एंड हमारे लंग्स को फॉर श्योर, कुछ स्टडीज़ हुई हैं कि रीज़न क्या थी? क्या उसकी रीज़न सिर्फ ये थी कि कोविड का समझ नहीं आया किसी पे क्या इम्पैक्ट था, या कि उसकी रीज़न थी कि हमने उसका सही तरीके से इलाज नहीं किया, या कि कुछ केसेस में वैक्सीन का भी डिफरेंट इम्पैक्ट था? देखिए, इस पे स्टडीज़ तो बहुत मुख्तलिफ इसके एस्पेक्ट्स पे हुई हैं। ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म कोविड सिम्टम्स, ये अभी भी स्टडीज़ चल रही हैं। लेकिन जाहिर है कि जब एक नई डिज़ीज़ आई और शुरू में किसी को नहीं पता था कि इसको ये बिहेव कैसे करेगी और इसको ट्रीट कैसे करना है। सो ऑब्वियसली दैट टुक सम टाइम। फिर वैक्सीन्स जब आई तो उसने ओवरऑल एक इम्यूनिटी बिल्ड की। तो अब कोविड अभी भी है लेकिन इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल फ्लू। और वो तो है। और ख़ुद से जो लोग एंटीबायोटिक्स खाना शुरू हो गए थे वो भी हमने देखा कि किस तरीके से खुद से घर में, और मैंने लोगों को 14-14 दिन खाते देखी है वो दवाई, और डॉक्टर से नहीं उन्होंने रुजू किया इस हवाले से। और ऑब्वियसली कोविड ने कुछ किया ना हो, उन दवाइयों ने बहुत सारा बेड़ा गर्क कर दिया, वो स्टमक का भी कर दिया और वो ओवरऑल हेल्थ का भी कर दिया। भी आ गई ना। हाँ, मतलब आइंदा खुदा ना खास्ता कोई आपको अगर होगी बीमारी तो वो एंटीबायोटिक असर ही नहीं कर रही होती इस लिहाज से। डॉक्टर साहब, लंग कैंसर के ज़्यादा केसेस यंगस्टर्स में डायग्नोज हो रहे हैं, किस एज ग्रुप में ज़्यादा हो रहे हैं? जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि फीमेल्स के तो हो रहे हैं, लेकिन एज ग्रुप को अगर हम कैटेगराइज करें तो कौन पीक पे है?
वर्ल्ड वाइड जो इसका मेन एज ग्रुप है ना, दैट इज़ आफ्टर 50s के बाद 60-70 जो ईयर्स है, इसमें ज़्यादातर कैंसर के केसेस इसी में रिपोर्ट होते हैं। ओके। बहुत ऐसे कम पेशेंट्स हैं, मैं कहूँगा अबाउट 5 to 10% जिसमें हमें अर्ली एज में भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, 40s में या अर्ली 50s में। इसके इलाज के बारे में भी बताएं, क्योंकि किसी और कैंसर से मुतालिक जब हम बात करते हैं हम कहते हैं कि उसमें रेडियोथेरेपी भी है, उसमें कीमोथेरेपी भी है, उसमें सर्जरी भी है, रिमूव कर देते हैं। आप ज़रा लंग्स को रिमूव तो नहीं कर सकते पूरे के पूरे, सो इसमें किस तरह से इलाज होता है फिर? जिस तरह बाकी कैंसर्स में होता है मल्टी मोडालिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट चीज़ों के साथ इसका इलाज करना है, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी स्टेज क्या है। अर्ली स्टेज है तो सर्जरी, सिर्फ अगर सर्जरी हो जाए और उसको पूरा निकाल दिया जाए दैट इज़ इनफ, उसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर एडवांस स्टेज है तो डेफिनेटली उसमें सर्जरी का भी रोल होता है, डिपेंड करता है कि सर्जरी हो सकती है, रेडिएशंस का भी रोल होता है, कीमोथेरेपी का भी रोल होता है। और आजकल लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है कैंसर थेरेपीज़ में वो है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ये क्या चीज़ होती है कि आपका जीन, कि मुझे कैंसर क्यों हुआ, डेफिनेटली देयर इज सम म्यूटेशन इन माय जीन, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उस जीन के अगेंस्ट एक टारगेट बनाया जाए, एक थेरेपी, आपकी ही थेरेपी एक बनाई जाए कि वो उस म्यूटेशन को वो रिकवर करे। अच्छा। वो थेरेपी उसको कवर करे, जिसको कहते हैं टारगेटेड थेरेपीज। ये हो रही है पाकिस्तान में? ये हो रही है जी। अच्छा जी। और ये किसी भी कैंसर में होती है? ये जी मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें आ रहा है। ओके, यानी पर उसमें क्या रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी नहीं करनी? नहीं, उसमें बाकी सब कुछ होता है। अच्छा, लेकिन जैसे मैं लंग कैंसर के हवाले से बताऊंगा, स्टेज 4 जब कैंसर हमारे पास आता है, जो स्टेज 4 का मतलब आमतौर पर ये कहते हैं जो फैल गया है, जो बाकी के और बॉडी पार्ट में भी चला गया है, तो उसमें हम NGS टेस्टिंग सबसे पहले भिजवाते हैं। NGS टेस्टिंग में अगर हमें कोई मॉलिक्यूल मिल जाता है कि जी ये इसका कैंसर इस मॉलिक्यूल के खिलाफ चल सकता है, और अगर वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, वैसे तो अबाउट 80% ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान येट, 20% की अवेलेबिलिटी हो रही है और रैपिडली आ रहे हैं, तो फिर अब वो मॉलिक्यूल ही उसको दे देते हैं, डेट इज इन द फॉर्म ऑफ यूजुअली अ टैबलेट। अच्छा जी, वो इस्तेमाल करता रहता है, फिर अब उसको फॉलो करते रहते हैं एवरी 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद विद CT स्कैन, अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो चलता रहता है पेशेंट्स, और उससे ठीक हो जाता है। जी ठीक, बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूँगा स्टेज 4 रिकवरेबल नहीं होती, स्टेज 4 मैनेजेबल होता है, कंट्रोल हो जाता है, बेहतर हो जाता है, उसको एक अच्छा लाइफ स्पैन मिल जाता है। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि कैंसर के इलाज में लोग कर रहे होते हैं? जैसे एक तो आपने शुरू में बता दिया कि आपने डायग्नोसिस जल्दी नहीं कराया, बायोप्सी नहीं कराई, फैल गया, इसके अलावा और कौन सी गलतियां होती हैं? जो मेरे गलती होती है आमतौर पे, जो हमारे शिफा इंटरनेशनल में हम लोग करते हैं, एक मल्टी मोडालिटी एक मीटिंग बिठाते हैं जिसको MDT कहते हैं, ट्यूमर बोर्ड्स होते हैं। ऐसा जो केस आता है उसमें डॉक्टर मुर्तज़ा भी बैठे होते हैं, हमारे रेडियोलॉजिस्ट भी होते हैं, हमारे पैथोलॉजिस्ट भी होते हैं, और मेरे और कोलीग्स भी होते हैं। उसमें हम मिल के एक डिसाइड करते हैं कि ये इंडिविजुअल पेशेंट्स है, ये इसकी स्टेज है, तो हमें क्या करना चाहिए। डेफिनेटली उसमें सर्जन भी होता है। तो ये जो हमारी अप्रोच है ना, MDT की अप्रोच, मल्टी मोडालिटी अप्रोच, जो सारी दुनिया में की जाती है, इससे आपकी क्वालिटी बढ़ती है, आपकी ट्रीटमेंट की क्वालिटी बढ़ती है, अल्टीमेटली फ़ायदा पेशेंट्स को होता है। लेकिन हमारे ऐसे सेंटर्स जहाँ ये लोग नहीं करते या वहाँ पे ये सारी अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो वो एक डॉक्टर कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकता। अगर मैं कीमो का डॉक्टर हूँ फॉर एग्जांपल, मैं कहूँगा यार कीमो ही मैं इस पेशेंट को दूंगा, बस कीमो इज़ द अल्टीमेट वे। आप उसमें एक्सपर्टीज रखते हैं? जी, मैं कभी सर्जन से नहीं पूछूंगा कि यार सर्जरी भी हो सकती है, मैं कभी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से नहीं पूछूंगा कि रेडिएशन भी हो सकती है। ये थोड़ा सा डिलेमा पाकिस्तान में है। और जहाँ पे सेटअप्स ऐसे हैं, जहाँ पे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं या पैनल है, तो वहाँ पे चीज़ें बेहतर हैं। क्या डॉक्टर साहब ये कैंसर एक से दूसरे शख्स में फैलता भी है? नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत लोगों का मिथ है। हमसे लोग अक्सर पूछते हैं जी अब वो मेरी माँ है, मैं इसके साथ खाना खा सकता हूँ क्या, मेरे बच्चे इसको हक कर सकते हैं, इसके साथ बैठ सकते हैं, स्पाउस को लेकर? एग्जैक्टली। तो हम कहते हैं जी एक शर्त में आपको शर्ती एक बात बताता हूँ कि आपका कैंसर इनको नहीं लग सकता, लेकिन आपकी बीमारी इनको लग सकती है क्योंकि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। कोई भी वायरल डिजीज है तो वो लग सकती है, कोई भी इन्फेक्शन है वो हो सकता है पेशेंट, हाँ जी, पेशेंट को लग सकता है, लेकिन कैंसर उसका किसी और को नहीं लग सकता, उसकी फैमिली में। ये मिथ्स हैं जिनके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोग इन चीज़ों को लाइट नहीं ले रहे होते। अच्छा, क्या इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है कि फैमिली हिस्ट्री अगर है, माँ को है, तो फिर बेटे को या बेटी को ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है? क्या ये वाला भी होता है जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर में हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर माँ को हुआ है या फैमिली में किसी को है तो आगे आपको रिस्क पे हैं आप? जी बिल्कुल, इस जेनेटिक्स का काफ़ी हद तक रोल है, लेकिन अभी लंग कैंसर में ऐसा प्रूवन रोल नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई, हम कह सकते हैं जिसके बेस पे हम कहें जी आपको इतने % होगा। जैसे ब्रेस्ट में है ब्रैका जीन है, हमें पता है ब्रैका जीन पॉजिटिव हो तो 50% चांस बढ़ जाता है कि उसके सब लिंक्स में कैंसर होने का। अच्छा। लेकिन अभी लंग में हमारे पास ऐसी कोई जीन आइडेंटिफाई नहीं हुई। ओके, लास्ट डॉक्टर मुर्तज़ा, आगाही के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? और चूंकि आपके पास पेशेंट्स पहले आते हैं, उनके पास तो तब पहुंचे कि जब उन्हें पता कैंसर है।
जी, आगाही के लिए एक तो जैसे आज का प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी तरह हम पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, लोगों को ये आगाही देते हैं कि जी देखें आपने अर्ली स्टेज पे कौन लोग रिस्क पर हैं, किस तरह से अर्ली स्टेज पे प्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे चेकअप्स कराए जा सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे हम जाके जो है वो लेक्चर्स भी देते हैं ताकि लोग, और सोशल मीडिया पे भी हम कंटेंट देते हैं ताकि लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। और जैसे अब आप ये देखें कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि आप दुनिया में इस टाइम ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर कितनी एक मोज़ी अमराज थे, और अब वो कैंसर जो कहा जाता है कि अगर अच्छे कैंसर्स में से कोई कैंसर्स हैं तो वो ये हैं, वो इसलिए कि स्क्रीनिंग की वजह से इनका ट्रीटमेंट इतना बेहतर हो गया, ओवर द ईयर्स इतना बेहतर हो गया कि अब इनके इलाज बहुत अच्छे हैं और लोग सर्वाइव बहुत अच्छा करते हैं। इसीलिए स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लंग कैंसर में भी यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो स्क्रीन करवाएंगे तो अर्ली स्टेज पे आएंगे तो इसका सर्वाइवल बेहतर होगा। तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने एक लोकल हमने रिसर्च की इस्लामाबाद, रावलपिंडी में उन लोगों पर जो कि एजुकेटेड हैं और एम्प्लॉयड हैं, तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, उनका हमने तकरीबन 400 लोगों का सर्वे किया। और उसमें हमने ये फाइंड किया कि तकरीबन सिर्फ 18% लोगों को स्क्रीनिंग या लंग कैंसर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। तो यानी कि बहुत बड़ी तादाद है जिनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, और यही आप जैसे लोगों के साथ मिल के प्रोग्राम्स करके हम लोगों को आगाही दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भी है अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से। आखिर में हम यही बात ज़रूर करेंगे कि खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। मैं दूसरों को बचाने के पर्सपेक्टिव से ये बात ज़रूर करूँगी, जो स्मोकर्स हैं बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। महफिल में बैठे हुए आप स्मोकिंग कर रहे हैं, दूसरा शख्स नॉन स्मोकर है, बट आपकी स्मोकिंग की वजह से उसकी भी सेहत मुतासर हो रही है। और लंग कैंसर, लंग की और सारी बहुत सारी बीमारियां जो कि आपको लग सकती हैं। सो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, दूसरी बात ये नहीं रखते ना अपनी सेहत का ख्याल मत रखें, दूसरों की सेहत का ख्याल रखें, दूसरे को नुकसान मत पहुंचाएं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। ये जो मुस्कुराहट है हमारे चेहरों पे, ये सेगमेंट शुरू करने से पहले उसकी वजह ये है कि कहते हैं ना सदका जारिया है, कि आप मुस्कुराएं, कोई आपको देख के मुस्कुराए। एक अच्छी वाइब्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में, काइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरबान होना बहुत ज़रूरी है। और यकीन जाने जब आप कोई मेहरबानी करते हैं किसी पे, आप जब काइंड होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुद जो है इनर सेटिस्फेक्शन फील हो रही होती है। और आज के दिन की मुनासबत से अगर बात की जाए 13 नवंबर, तो इसको वर्ल्ड काइंडनेस डे ये मनाया जाता है पूरी दुनिया में। और 1998 में इसका आगाज़ हुआ था जापान में, और वहाँ से जो है वो सिलसिला शुरू होता क्या बोलते हैं शुरू हो गया और चलता रहा आगे। और उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से जो है वो अभी तक बरकरार है और रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और सभी हमने देखा है कुछ साल पहले से मुख्तलिफ शहरों में दीवारें मेहरबानी, एक्ट ऑफ काइंडनेस, बहुत सारे लोगों को खैर इसका कॉन्सेप्ट पता है। अगर नहीं पता तो हम थोड़ा सा बता भी देते हैं कि एक कॉर्नर बना दिया जाता था और उस पर ज़रूरत की कोई भी चीज़ें लोग आकर रख जाते थे, और जिसको ज़रूरत होती थी वो राह चलते उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती थी, वो चीज़ वहाँ से उठा लेता था। इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होती किसी की, कोई भी चीज़ है आप उठाएं, आप उसको यूज़ करें, किसी से मांगना आपको नहीं पड़ा। और लोग भी जो चीज़ें उनकी ज़रूरत की नहीं है, ये नहीं कि ख़राब सामान पर ज़रूरत की नहीं है, वो वहाँ पर उसको आराम से रख देते थे और उसको ज़ाया नहीं करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था और ये बहुत सारे लोगों ने फिर इसको अडॉप्ट किया। और सिर्फ मैं देख रही थी स्कूल में बच्चे इस एक्टिविटी में बहुत इन्वॉल्व हैं। यस, तो आज हम इस मौजू पे बात भी करेंगे कितना ज़रूरी है ये, नॉट जस्ट कि इस दिन को मनाना, अदरवाइज भी हमारे अंदर इस चीज़ का आना कि अच्छा मेहरबान होना है, वी नीड टू बी काइंड, और बच्चों के अंदर इसको इनकलकेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन के लाइफ कोच हैं नौशीन पराचा साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। काइंड होना कितना इंपॉर्टेंट है? काइंडनेस विदाउट एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आप करेंगे, जो आप देंगे, वही आपके लिए वापस आएगा। सो उस हिसाब से मैं समझती हूँ कि जब भी आप किसी के लिए कोई भी, चाहे आप एक स्माइल भी देते हैं, आप कुछ अच्छा मशवरा देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो मेरा ख्याल है एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए।
और बेलॉस करना चाहिए, और फिर वो चीज़ किस तरह से आपके पास वापस आएगी ये पता ही नहीं होता, पता आपको भी नहीं अच्छा, चलेगा, इसमें बड़ा और जब important आपको आपने ज़रूरत कहा। होगी। हाँ। अक्सर हमने लोगों को ये कहते सुना है, शुएब आपने भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, लोग कहते हैं जी फलाना बंदा कोई नहीं जुबान का कड़वा है थोड़ा सा लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है। नौशीन बताएं आपका क्या कमेंट है इस हवाले से? दिल का तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े से अपने स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए, क्योंकि हम उस दिल में बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़े से अपना एक बाउंड्री सेट करें, जिससे बेशक वो दिल का अच्छा होगा, लेकिन जो वो डिलीवर कर रहा है उसमें हमें क्या पता कि वो दिल में अच्छा है। ये बड़ा जरूरी है इसको अंडरस्टैंड करना कि आप जो कर रहे हैं वो आपको डिफाइन कर रहे हैं, Exactly. आपका दिल आपको डिफाइन नहीं कर रहा, आपका nobody एक्ट knows. आपको डिफाइन कर रहा है। जी, आपके अंदर क्या है वो तो कोई नहीं जानता, जो आप दे रहे हैं आपके एक्शंस वो लाउडर होते हैं रादर देन वर्ड्स के। मुझे लगता है दिल के सारे ही अच्छे होते हैं, है ना? सही बात है, दिल के सारे ही अच्छे होते नहीं, हैं, सारे नहीं क्योंकि होते, दिल कुछ के लोग अंदर दिल के अच्छे बड़े होते काले हैं ना। होते हैं, दिल के शुएब। भी। हाँ, क्यों नहीं होते? अक्सर लोग हैं जो कि सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करने का सोच रहे होते हैं, दिल में नहीं, पर जब आप नेगेटिविटी उनसे ग्रजेस पूछें ना- लेके बैठे हुए होते हैं, तो ऑब्वियसली वो कैसे दिल के अच्छे हो सकते वो हैं? आप उनसे पूछें, जब किसी वक्त कहूँगा कोई दोस्त उनसे सवाल करे या डिस्कशन कर रहे होंगे तो वो पूरा जस्टिफाई कर देंगे, ये जो मैंने एक्ट किया ना इसकी रीजन ये थी, अदरवाइज तो मैं दिल से बहुत अच्छा जस्टिफाई हूँ। करते हैं ना वो तो, जब वो दिल के 4 खाने होते हैं ना, तो एक खाना उनका अच्छे वाला खाने होता है, खराब 3 है। खाने जो हैं वो कलरफुल होते हैं। ये भी कहा जा सकता है। दिल के खाने खराब हैं तो हमारे खाने खराब ना करें। अब वापस आते हैं मौजू की तरफ। नौशीन, अपने आप को काइंड रखना, प्रेजेंट करना, उसको प्रैक्टिस करना ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये तो एक रिचुअल आपको बनाना चाहिए और एक नेचर होनी चाहिए एक इंसान की। हम लोग यही वाली बात जो आप इससे पहले कर रहे थे कि काइंडनेस, हाँ मैंने फ़लाने वक्त में तुम्हारे साथ ये किया था, प्लीज़ अगर आप कुछ भी देते हैं ना, मैंने जैसे आपको कहा कि एक मशवरा देते हैं, स्माइल देते हैं, आप किसी को प्यार करते हैं, दैट इज़ योर रिफ्लेक्शन। मैं बार बार यही चीज़ दोहराती हूँ कि वो आपका रिफ्लेक्शन होता है। दूसरे बंदे से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको वही रिफ्लेक्शन दे? मसला यहाँ पे शुरू हो जाता है। जी, आपने जो देना है वो आपका काम है। आप उससे जब कोई भी चीज़ अगर आप अधूरी करेंगे, आप अधूरी देंगे, तो रिजल्ट भी आपको अधूरा ही मिलेगा। Also, एहसान करने में और मेहरबान होने में ये बड़ा फर्क है। एहसान होता है कि बड़ी थिन expectation- लाइन है जी, बड़ी थिन लाइन है। एहसान तो ये कि आप किसी के साथ कुछ कर रहे हैं और उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काइंडनेस भी कुछ इसी तरह ही है कि आपने किसी को किसी के मुश्किल वक्त में काम किया, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि जब भी कुछ करें तो आप ये मत सोचें कि अगला बंदा किस लेवल पे है, आप उसका लेवल क्यों जज करते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम ये क्यों जज करते हैं कि दूसरा बंदा, हाँ आज मैं इसके साथ अच्छा कर रहा हूँ, ये कल मेरे साथ भी करेगा। एक्सपेक्टेशंस, जजमेंट, अच्छा अगर वो किसी वजह से आपके साथ नहीं कनेक्ट हो सकता या उस तरह से रिएक्ट नहीं करता या उस तरह से आपको रिप्लाई नहीं करता, तो हम इस चीज़ पे वो कर लेते, कमाल है मैंने इस वक्त में इसके साथ इस तरह किया और इसने मेरे साथ क्यों? बिकॉज वी आर जजिंग हिम, वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम। सो हमें चाहिए जो भी चीज़ करें बड़ी डेडिकेटेडली करें एंड 100% करें। प्लीज़ अधूरा काम आई डोंट लाइक इट। अब मुझे लगता ही नहीं ये काम हो रहा है। जितना मर्जी हम कह लें, हम अगर ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, नहीं मैं तो जज नहीं करता, आप करते हैं जी, जज आप कर रहे हैं, जज करते हर हैं। बंदा जज कर रहा है, लेकिन कहने पे नहीं मैं जज नहीं करता, करता ही नहीं। नहीं, You can be yourself in front of me. हाँ, I don't judge. और ये उसके सारी बाद चीजें ऐसा आपके जज ऐसे करेंगे, ओए ओए ओए। हाँ, ये वाकई और है। दूसरी वाली बात भी, वो जो एक्सपेक्टेशंस वाली, हम किसी के साथ भी कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो हम इन रिटर्न उससे अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट है, By default, by default है। प्रोग्राम। I think ह्यूमन नेचर भी है कि हम ये कहते हैं कि पता नहीं, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो बंदा आप पे एहसान करेगा दोबारा, या वो बस ये होता है कि आपने अच्छा किया तो आपकी एक समहाउ कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अच्छा मैंने अच्छा किया है तो ये बंदा मेरे साथ अच्छा ही करेगा, बुरा क्यों करेगा। अगर ये बंदा नहीं करेगा तो आप ये सोच सकते हैं ना, मैंने इसके साथ अच्छा किया तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे पास रिटर्न और आएगी। ये जरूरी होता है है कि वैसे। वो ही इंसान करे और ये आपके साथ। होता है। जी बिल्कुल होता अच्छा, है। एक चीज़ और और। उस वक्त होता है जब आपकी ज़रूरत होती है। एक चीज़ और जो कि मुझे लगता है इसमें भी थोड़ा सा एक फाइन लाइन हमें डिफाइन करनी चाहिए, बाउंड्रीज डिफाइन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप ये भी बताइएगा कि हर वक्त जैसा अनकंडीशनल की बात हो रही है कि काइंडनेस जो है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। अनकंडीशनल जब भी कभी हम बात करते हैं वो काइंडनेस की होती है या अनकंडीशनल लव की बात होती है, उसमें आप एक्सप्लॉइट भी होते हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल होते कि आप गिवर होते हैं। जी। ठीक है, आप गिविंग एंड पे थ्रू आउट। कैसे इस चीज़ को हम मेक श्योर करें कि हम एक्सप्लॉइट भी ना हो
और हम काइंड भी रहें? आई हैव मैंशनड इन द बिगिनिंग कि आप अपनी बाउंड्री सेट करें, ठीक है, जहाँ तक आप कर सकते हैं आप 100% दें, वहाँ तक जो देना है आपने, जो आपके हिस्से में देने की चीज़ आई है, चाहे वो आपका कुछ भी है, राइट, अगर आपने वो देना है वो 100% दें, देन कीप योर सेल्फ बैक, क्योंकि थोड़ा सा अपनी बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारी लिमिट कहाँ है, हम अपनी लाइन क्रॉस कर जाते हैं और फिर हम बैठ के बाद में गिला भी करते हैं, अच्छा उसने तो मेरे साथ ऐसे किया, और उस टाइम सोचते हैं काश मैं उसका कोई कसूर नहीं, आपका कसूर है, आपका कसूर आप है, बाउंड्री सेट ही नहीं की और आप बाद में सोचते हैं काश मैं ये कर लेता। जी बिल्कुल। आई जो जिंदगी में काश होता है ये भी बड़ा डिस्टर्ब करता है इंसान को, वो काश ना मेरा ख्याल है काश नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो लम्हा जितना आपने अच्छे से जी लिया, जो चीज आपकी अच्छी हो गई, जस्ट बस इसको यहाँ पे रोक दें, आपने उसको काश नहीं, नेवर रिग्रेट, इधर अच्छा है या बुरा है, सही बात है, पर जो है बस ठीक है, मूव ऑन, आगे बढ़े और जो नया लम्हा है उसको एंजॉय सरेंडर करें, एक्सेप्ट करें, एंड इट इज कमिंग बैक टू यू, और इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलता है व्हेन यू एक्सेप्ट एंड सरेंडर, वो चीज बिल्कुल पॉजिटिव होकर आपके पास आती है। अच्छा, ऐसे में स्पेशली बच्चों के पर्सपेक्टिव से हम उनकी जब अच्छी हैबिट्स डेवलप कर रहे होते हैं, ये कहा जाता है ना कुछ आदत को लेकर कि अच्छा आप इतने दिन कॉन्टिन्यूसली ये काम किया तो आपकी हैबिट बन जाती है और नेचर का हिस्सा बन जाता है, एंड यू कीप ऑन डूइंग दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो ये आप इसको कितना सेकंड करेंगे, किस तरह किया जाए, ये बच्चों के अंदर अच्छी आदत को कैसे डेवलप किया जाए? इट्स नॉट ओनली बच्चे, हाँ आप करेंगे तो हम बच्चे सब, कॉपी करेंगे, हाँ of course। हम सब इस चीज़ में लाइक करते हैं। हैबिट जो होती है वो आपको डे 1 से ही, जाहिर है हम बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, ये करें ये करें ये करें, डेफिनेटली आपकी जो हैबिट्स होती हैं वो आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन करती हैं। ये एक ऑटोमेटिक पैटर्न होता है जो हम रिपीट कर रहे होते हैं, हमारे ब्रेन में हर पोर्शन अलग अलग हर काम के लिए है। इसी तरह से हमारे जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो हमारे ब्रेन में एक जगह है जिसका नाम है बेसल गैंग्लिया, इसमें हमारे ऑटोमेटिक पैटर्न्स जो हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। जैसे अब हम ड्राइव करते हैं तो रोज़ तो हमें कोई इंस्ट्रक्टर आके नहीं बताता कि आप ड्राइव कर रहे हैं, तो सो हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो एक पाथवे बना लेते हैं और उस पाथवे पे वो चल के और उस चीज़ को ऑटोमेटिकली वो करना शुरू कर देते हैं। जो डिस्पेंसर का एक बड़ा अच्छा कोट है कि बल्कि उनकी एक लाइन है, दैट न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, जब भी उनको कोई काम करना होता है वो फायर अप होते हैं, तो देन वो कनेक्ट होते हैं एंड देन ऑटोमेटिकली वो काम होने लगता है। सो कोई भी हैबिट है, ऑफ कोर्स हमें बचपन से ही बच्चों को करनी चाहिए, लेकिन कितनी चीज़ें होती हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप ज़िंदगी में सीख रहे होते हैं। तो जब भी जो चीज़ सीखें उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे हैबिट बनाना है, कैसे रिचुअल बनाना है, दैट इज़ अबाउट, जेम्स क्लियर की एक बुक है एटॉमिक हैबिट, उसमें उन्होंने ये कहा है कि 1% डेली इम्प्रूवमेंट ईयरली आपकी 37% इम्प्रूवमेंट करती है, okay। जो कि आपकी ज़िंदगी को ठीक ठाक बदल देता है। 37% ईयरली इज ह्यूज। जी, और इसी तरह से अगर किसी आदत को आपने, किसी पैटर्न को रिमूव करना है या उसको डेवलप करना है, तो उसके लिए आपने पूरा का पूरा एक अपनी मैथडोलॉजी करनी होगी। दैट इज़ अबाउट क्यू रिवॉर्ड, क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। व्हाट इज़ क्यू? जब हम बोर हो रहे होते हैं तो दैट इज़ द क्यू, इशारा, वो हिंट आपको मिलता है कि आप बोर हो रहे हैं या आप स्ट्रेस्ड आउट हैं। सो व्हाट इज़ आवर रूटीन, व्हाट वी डू इन द बोरियत, हम क्या करते हैं, वी जस्ट पिक अप आवर फोन, स्क्रॉलिंग, या हम स्ट्रेस में हैं तो हम खाना शुरू कर देंगे, या हम ओवर ईटिंग शुरू कर देंगे, या हम टीवी पे नेटफ्लिक्स पे कुछ सीरीज़ लगा देंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग कंफर्ट जोन। हमारा ब्रेन हमेशा कंफर्ट को प्रेफर करता है रादर देन कुछ नया करने के, कुछ चेंज करने के, एंड देन वी गिव अ रिवॉर्ड टू आवरसेल्फ, दैट इज डोपामिन, जो कि क्विक हमें डोपामिन रिलीज जो होती है वो हमारे माइंड को काम कर देती है और एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है कि चलो मैं रिलैक्स हूँ। क्यों? क्योंकि हम उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो एट दैट टाइम व्हाट वी शुड डू व्हेन वी आर गेटिंग बोर्ड, हम अपने पैटर्न को देख लिया कि ये हमारी रूटीन है, सो क्विकली चेंज योर पैटर्न। बजाय फोन के, रीड अ बुक, गो फॉर अ वॉक, आप किसी से बात कर लें, किसी अपने लव्ड वन के साथ कॉन्वर्सेशन कर लें, कैरम खेल ले। सो चेंज दैट पैटर्न एंड देन गिव योरसेल्फ। इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि देखिए ये बहुत मैटर कर रहा होता है, क्योंकि डाउन तो हर किसी की ज़िंदगी में आएगा, हमेशा कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर शख्स हर वक्त एक ही मूड में हो। बट आप जब डाउन फील कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने किस तरीके से उस सिचुएशन से निकलना है।
कोई बैड हैबिट्स की तरफ जाना है या फिर गुड हैबिट्स की तरफ जाना है, ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव से भी ज़रा बात करते हैं। एक ड्रामा हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, नाम नहीं लेंगे, बट ऑब्वियसली कुछ ऐसे एग्जांपल्स हम देख रहे होते हैं कि काइंडनेस का एलिमेंट कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, सर्टेन सिचुएशंस में मिस हो जाता है, और बाद में जो है वो माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है कि इट्स ओके, उस टाइम पर ये हुआ, गुस्सा आ गया। पार्टनर से एक दूसरे के साथ काइंड नहीं होते, और वो थ्रू आउट हम देख रहे होते हैं कि एक स्ट्रेस किसी ना किसी एक पार्टनर के जहन पे सवार होता है। इसको किस तरीके से अच्छा बिल्ड करें और इससे कितना एक फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है? इट इज़ नॉट ओनली वन थिंग, इसको 2-3 चीज़ों में मैं डिवाइड करूँगी। सबसे पहले तो हमारी बच्चियाँ प्रोग्राम्ड हैं, जैसे मैंने आपको कहा बिगिनिंग में कि अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखें, और अपनी बाउंड्रीज सेट करें। तो हम अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट करते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफरिंग जो है वो हमाई बच्चियों की होती है। ठीक, ये तो आपने देखा है, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना है, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, ज़्यादा चीज़ों को एडजस्ट शुरू से बता दिया गया है ना? जी, क्योंकि हम प्रोग्राम्ड है। ऐसा नहीं है कि मर्द कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ऑफ कोर्स वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बिकॉज वो बाहर की दुनिया को डील कर रहे होते हैं, तो वो जिस तरह के सर्कमस्टांसेस फेस कर रहे होते हैं वो ज़्यादा मेजर होते हैं। बाहर भी डील कर रहे हैं और अंदर भी डील कर रहे हैं जी। तो अच्छा, क्यों ये खवातीन के लिए नहीं होता? चले ठीक है, अब आपने डिस्कशन शुरू की ना, फिर रुक जाए आप। जी जी, बताएं। मेजॉरिटी की बात कर, खातून एक घर के बाहर भी काम कर रही है, बिल्कुल। अब ये चीज घर में भी काम कर रही है, चीज हमें भी लागू हो गई है। पहली बात वो डबल काम कर रही है, जी डबल काम, ठीक हो गया, विदाउट पे। उसके बाद एक का उसको मुआवजा मिल रहा है, दूसरी की उसको एप्रिसिएशन भी नहीं मिल रही, क्योंकि वो उसका टास्क है। एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन तो बड़ी दूर की बात है। ठीक हो गया, एक्नॉलेज आ रहे हैं, गिफ्ट्स आ रहे हैं, डिनर्स पे जा रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है। मुझे समझ नहीं थी और कौन सी एप्रिसिएशन चाहिए खवातीन को। ये आइडियल जिंदगी है, और अल्लाह करे कि सबकी जिंदगियां ऐसी हो, बट मेजॉरिटी हम अपनी बच्चियों की जिंदगी जो ये ओवरऑल बात कर उनके फैमिली मेंबर्स ही उनके साथ काइंड नहीं है, वो बाहर की जिंदगी को भी डील करके आ रही हैं, वो घर आ रही हैं, घर आकर उनके बाकी, मैं सिर्फ हस्बैंड की बात नहीं करी, मैं फैमिली बाकियों की बात करी, जी बिल्कुल, वो काइंड ही नहीं है उनके साथ। तो सोचें कि उसकी मेंटल हेल्थ क्या होगी, और फिर वो अपने बच्चों को आगे कैसे उनकी तरबियत करेगी। वो कंटिन्यूअसली एक कॉम्प्रोमाइज नेचर में और एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में वो समझ नहीं पाती बाज़ वक़्त, दैट्स व्हाई वो स्ट्रेस्ड आउट भी हो जाती है उसकी वजह से। सेकेंडली मेरा ख्याल है इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आप किसी की एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें, उनको अप्रिशिएट करें। ये भी तो काइंडनेस है। देखें, कोई भी इंसान अगर आपके लिए अच्छा खाना बनाता है, रेडी होता है, घर सेट करता है, तो उस एटलीस्ट इतना तो वो डिजर्व करता है। लेकिन मुझे लगता है कि खवातीन को समझना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, ये तो है वैसे थोड़ा सा इम्पॉसिबल भी लगता है वैसे, क्योंकि उनको समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। और एक दिमाग काफी नहीं है। अगर आप उनको एक अच्छा दिमाग जिसको आपने मतलब यूज किया हुआ हो, एक पड़ा हुआ ना हो ना, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि उस लिहाज से आप खवातीन को समझने नहीं, आप देखें ना, फॉर एग्जांपल आप अपनी वाइफ से अगर आप पूछें अच्छा कोई मसला है बताओ, शेयर करो, कोई मसला नहीं है मुझे, बंदा कहता है अब ठीक है, फिर नहीं पूछता, आपने मुझसे पूछा ही नहीं, बंदा किधर जाए। ये तो मीम्स हैं कि नहीं, रियल लाइफ स्टोरी बता दिस इज नॉट मीम्स, ये रियलिटी है। मुझे लगता है ये रियलिटी है। बंदा किधर जाए, सो जाए, जो कि मोस्ट ऑफ द अच्छा, टाइम आप कर रहे होते हैं। सो जाए तो फिर आप तो सोते रहते हैं। नहीं, आपने मुझसे पूछा भी नहीं और आप आराम से सो गए। हाँ, ये मसला नहीं है। नहीं, आपने उस तरह से नहीं पूछा जिस तरह से मुझे चाहिए था। आप उनसे कहें जी आपको फलानी जगह लेकर जाओ, नहीं मैंने नहीं जाना, आप कहते हैं ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ, आप अकेले चले गए। आपने सही से पूछा ही नहीं, या आपने पूछा कि आप किस जगह पे जाना चाहती हैं तो मैं लेकर जाऊं। अब गलती तो इनकी होती है, ज़ाहिर हमारी मर्दों की गलती है, वो गलती सिर्फ इन्हीं की होती है, बेचारे मर्द बेचारा, ये तय हो गया। इट्स अ पंचिंग बैग जो कि मतलब उनको बाहर भी पिस रहा है, अंदर भी पिस रहा है बेचारा। हाँ जी, बेचारे। इनको वैसे स्ट्रांग इंडिपेंडेंट है आजकल। नहीं, इट्स अ टू वे प्रोसेस, कभी भी रिलेशनशिप एक साइड से दोनों तरफ से होता है। ये तो ऑन लाइफ पे हम बात करते हैं, कल को मुझे सारे कह देंगे लगता है बहुत पैसा है घर से, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन डू कम्युनिकेट योर इश्यूज। अगर औरत को भी है तो प्लीज बात करें, बात करने से ही मसले हल हो जाते हैं ना, खामोशी से तो नहीं। बल्कि चले मैं इस पे एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करता हूँ। कल हमारा प्लान बन गया शो के बाद करने नाश्ता करने जाने, मैंने कॉल की, प्लान बन गया चलो वाइफ को भी कहते हैं साथ चलो, उससे मैंने कॉल की, साथ ही मैंने तुम्हारी बात करा दी, तुमने उससे कहा कि चलना, उसने कहा नहीं मैंने जाना। भाभी को कहा कि आप हमारे साथ चलें, आप ऐसा ही हुआ, तैयार हो और आप आ जाएं। ऐसा ही हुआ, उसने मना कर दिया। मैं घर गया, उसने बाद में पूछा आप कहाँ गए थे, मैंने कहा हम यहाँ गए थे। कहती ये तो मुझे बताया ही नहीं था, अब यहाँ गए थे, यहाँ तो मैंने जाना था। मैंने कहा और कैसे बताना था तुम्हें,
अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? नहीं, गलती आपकी है। मेरी? मैं बता तुम्हारी रही हूँ। गलती है? नहीं, मेरी गलती क्यों? तुमने बात की थी। मैंने ये बात की थी कि आप आज हम नाश्ते पे जा रहे हैं, बट आपको ये बताना चाहिए था कि किधर जा रहे हैं। आपने ये कहा कि नाश्ते पे चलते हैं, उन्हें ये लगा होगा कि आप किसी ढाबे शाबे पे या ऐसा नाश्ता जो उनकी पसंद, अगर आपको ये पता था कि उनकी पसंद का नाश्ता है तो आपको वो जगह मेंशन करनी चाहिए थी। तो इट्स योर फॉल्ट। तुमने बात की थी कॉल पे। नहीं तो मुझे तो नहीं पता ना उनकी फेवरेट जगह कौन सी थी। इट्स नॉट अबाउट फेवरेट, इट्स अबाउट कि वो नियर बाय थी। चलें, इट्स ओके। आप घर चले गए, खैरियत से सब कुछ हो गया। नहीं नहीं, दोबारा गए ना शाम में उधर। मैं उधर गया तो वहां के वेटर ने यूं देखा ही भाई तो सुबह भी खा के गए थे, ये दोबारा आ गए हैं। Oh my ये हुआ है मेरे साथ कल। अरे हाँ जी, आपने कहा होगा कि आपका खाना बहुत अच्छा है, दैट्स व्हाई वी आर हियर। बिल्कुल जी, ये राइटर नोट पे हम चाहे जाहिर है टॉपिक को डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है, सो दैट लोग इंगेज भी हों और उस लिहाज से वो बात को बेहतर तरीके से समझ भी रहो। जी। ज़रूरी ये है कि काइंड रहें एक दूसरे के साथ। वो कोई भी रिलेशनशिप है, वो हस्बैंड वाइफ का है, वो आपके किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ है, इनफैक्ट आपके कुलीग्स के साथ है। मैं ये भी कहूँगी किसी के साथ आपका इंसानियत का रिश्ता है, उसके नाते भी आपको काइंड रहना है, आपको मेहरबान रहना है। इसमें कोई बुराई नहीं होती कि अगर आप राह चलते अगर कोई गाड़ी थोड़ा सा आपको ओवरटेक कर गई है, okay. आपने उसको नहीं, आपने काइंड नहीं होना, आपने ज़रूर जो है ना उसको फॉलो करना है या आपने कोई बात करनी है। बहुत ज़रूरी है कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है उसको, उस कॉन्टेक्स्ट को समझें, उस बैकग्राउंड को समझें कि क्या सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से इस इंसान ने ऐसे रिएक्ट किया है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको माइंड में रखना चाहिए। ना साहब, आखिर में ज़रूर ये बताइएगा कि किस तरीके से हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, जिस तरीके के लोग काइंड हों, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो कि वो डेवलप कर सकते हैं। मेरा माइंड की तरफ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो आप अभी बात कर रहे हैं, हम लोगों को ना लेट गो करना नहीं आता। हाँ, जाने दें, लेट गो करना नहीं आता। और जब तक ये चीज़ें समझ आती हैं तो ज़िंदगी का आधा हिस्सा गुजर जाता है, जिसमें फिर बाद में हो रहा था कि फॉर एग्जांपल आपने अभी घर वाली बात की कि बहू या बीवी या जिस तरह से भी वो फेस कर रही होती हैं, सो एट दैट टाइम गिव योर 100% एंड लीव। आप छोड़ दें, बाकी लेट गो कर दें कि ठीक है जो जिस तरह भी ले। यस, हम ह्यूमन हैं, हमें तकलीफ़ होती है कि हमें एक्नॉलेजमेंट भी ना मिले, लेकिन अगर हम, क्योंकि लाइफ की एक ऐसी स्टेज आती है जब आप कहते हैं कि इट्स ओके, कोई कुछ भी सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्टेज पहले नहीं आती। तो वो पहले के लिए ये मैसेज है कि आप लेट गो करना सीखें, आप अपना 100% करें और बाकी छोड़ दें, रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। और अगर कोई आपको ये कह रहा है ना कि बस अब तो मैंने फिक्र करना छोड़ दी, पूछना छोड़ दिया, कहना छोड़ दिया, सो वो जिस लेवल पे बंदा पहुंच गया उस लेवल से वापस लेकर आना भी हमारी जिम्मेदारी है। नौशीन साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बी काइंड अराउंड, ये बहुत ज़रूरी हमारा मैसेज था। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।